अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बैंक रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करने जा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन के चैप्टर में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़, नई टर्मिनोलॉजीज़ आप लोग सीख रहे हैं। उन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छी तरह समझना है और इनको इंशाल्लाह आप हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर को थियोरेटिकली समझाया था। ज़रा सा एक रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने कैश बुक के बैंक वाले कॉलम और बैंक स्टेटमेंट में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को टैली करते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, उस प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन के 3 स्टेप्स थे। नंबर 1, सबसे पहले आप कैश बुक और बैंक बैलेंस का अमाउंट आपस में टैली करेंगे। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें आपके पास कैश बुक में रिकॉर्डेड होंगी लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं होंगी। तीसरी चीज़ कि कुछ चीज़ें आपके पास बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगी लेकिन वो फिर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रही। उनकी एक लिस्ट हम बना के और फिर उसके बाद रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये कि रिकन्सिलिएशन बनाएगा कौन? क्या ये बैंक के बुक्स में बनेगी, बैंक के लोग बनाएंगे, या ये अकाउंट होल्डर यानी बिजनेसमैन बनाएगा? तो इसका जवाब ये है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंट होल्डर बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है। इसका बैंक के बुक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी चीज़, बैंक रिकन्सिलिएशन का जो अमाउंट आएगा फाइनली, उसी को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अच्छा, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ज़रा सा हम रिव्यू ले लेते हैं कि क्वेश्चन में किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ज़रा क्वेश्चन को देखिए कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ बिलाल एंड कंपनी। अब आपको एक बिलाल एंड कंपनी की कुछ डिटेल्स दी जा रही हैं। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। बिलाल एंड कंपनी के कैश बुक में जो अमाउंट हो रहा है, यानी उनका जो कैश बुक के अंदर बैंक वाला कॉलम है, उस बैंक के कॉलम का अमाउंट शो हो रहा है, कैरी डाउन बैलेंस जिसको हम कैश बुक में की ज़बान में कहते हैं, 55,000 है। लेकिन बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, एक सर्टन डेट को उनका जो उसी डेट को जो उनका बैंक स्टेटमेंट आई वो क्या शो कर रही है, 70,000 रुपीज़ शो कर रही है। अब डिफरेंस आ गया। अकाउंट होल्डर का क्लेम ये है कि उसके अकाउंट में 55,000 रुपीज़ का अमाउंट है, लेकिन उसी डेट को जो बैंक स्टेटमेंट आती है वो कहती है कि आपके अकाउंट में 70,000 का अमाउंट मौजूद है। 15,000 का ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसकी रीजंस क्या है? नीचे लिखा हुआ है, अपॉन कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, उसकी हमने एक लिस्टिंग कर दी है। तकरीबन 6 आइटम्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो या तो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है या फिर बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है। अब हम उसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दोबारा वो चीज़ रिपीट करके बता दूं कि किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम चीज़ों को रट्टा मार लें, इसको यहाँ करना है, इसको वहाँ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन अकाउंटेंट की जजमेंट है कि वो ट्रांजैक्शन को जज करेगा और अकॉर्डिंगली जहाँ वो रिकॉर्ड नहीं हुई या रॉन्गली रिकॉर्ड हुई वहाँ उसको रिकॉर्ड करेगा। एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि आप इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आ जाएं। रिकन्सिलिएशन के एक साइड पे कैश बुक है, इक्वेशन के एक साइड पे कैश बुक है और दूसरी साइड पे आप लेकर आ जाएं बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? तो और उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिकन्सिलिएशन का एक प्रिंसिपल बताया था, एक पहला और आखिरी, ठीक है? द वन एंड ओनली प्रिंसिपल ऑफ रिकन्सिलिएशन इज़ कि आपने ट्रांजैक्शन को जज करना है और देखना ये है कि वो कहाँ पे अनरिकॉर्डेड है या कहाँ पे वो रॉन्गली रिकॉर्डेड है। तो जहाँ पे वो अनरिकॉर्डेड है या रॉन्गली रिकॉर्डेड है वहाँ पर आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस टैली हो जाएगा कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अनक्लियर्ड चेक 24,500। अनक्लियर्ड चेक, ज़रा पिछले लेक्चर को रिकॉल कीजिए। पिछले लेक्चर के एंड में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताई थी, उन्हीं के अंदर था अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक का मतलब ये होता है कि हमारे कस्टमर ने हमें चेक दिया, वो चेक हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, रिसिप्ट साइड पे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। वो अभी इन प्रोसेस है, क्लियरेंस के प्रोसेस में 2 दिन लगते हैं क्लियर होने में।
मुमकिन है कि हमने लास्ट डे ऑफ द मंथ हमने वो चेक जमा कराया हो और वो चेक नेक्स्ट मंथ के शुरू में शो हो रहा हो। ऐसे चेक को हम क्या कहते हैं? अनक्लियर्ड चेक। यानी कस्टमर का जो चेक हमने रिसीव करके अपने पास रिकॉर्ड कर लिया लेकिन वो चेक बैंक में शो नहीं हो रहा, उसको हम क्या कहते हैं? अनक्लियर्ड चेक कहते हैं। तो अनक्लियर्ड चेक का कंसेप्ट क्या है कि कैश बुक वाला उसको अपने पास रिकॉर्ड कर चुका होता है, रिसिप्ट साइड पे ले चुका होता है, लेकिन वो कहाँ शो नहीं हो रहा? वो बैंक में शो नहीं हो रहा। अब ये पैसे आने वाले हैं, रिसीविंग के पैसे हैं या पेमेंट के? अगर एक चीज़ कैश बुक में आपके पास रिसीविंग साइड पे आ रही है, रिसिप्ट साइड पे आ रही है, उसका मतलब आप उसको प्लस करोगे, और अगर पेमेंट साइड पे जा रही तो आप उसको माइनस पे लिखोगे। कस्टमर की तरफ से पैसे आ रहे, हमने रिसीव कर ली तो प्लस हो गए हमारे पास। ठीक है। अब अकाउंटिंग ये जो रिकन्सिलिएशन है इसको इक्वेशन की तरह लेके चलिए। जो काम आपने यहाँ पर किया है वही काम अब आपने यहाँ पे करना है। तो ये अमाउंट कैश बुक में तो शो हो रही है, बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही, तो आपने इसको बैंक स्टेटमेंट में शो करना है। क्या करें? जो काम यहाँ हुआ इक्वेशन के उस तरफ, वहीं भी वही काम आप सेकंड साइड पे भी बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी कर लें। तो अगर आप इसको प्लस कर लेंगे बैंक स्टेटमेंट के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब रिकन्सिलिएशन का जो रूल मैं आपको बताता था, पहला और आखिरी रूल क्या है कि जो चीज़ जहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई वहाँ रिकॉर्ड कर लें, आपका बैलेंस टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई थी? बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, हमने उसको बैंक में रिकॉर्ड करना है। और क्या करना है? हमने उसको वहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ पे अपनी सॉल्यूशन के लिए फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ कि इस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे? बैंक में प्लस करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक भी मैं आपको थ्योरेटिकली पिछले लेक्चर में जो है बता चुका हूँ और उसको हमने डिस्कस किया था। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब होता है कि हमने अपने सप्लायर को चेक इशू किया, अब ये पेमेंट वाला चेक है, ये वो चेक है जो हम कैश बुक में अपनी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। हमने चेक इशू कर दिया, हमने पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। जब पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया तो हम उसको माइनस करेंगे। अमाउंट कितना है? 32,000। इसका मतलब जैसे ही हमने सप्लायर को चेक दिया, हमने अपने पास उसको पेमेंट साइड पे ले लिया, यानी माइनस कर दिया अपने पास से। ये चेक सप्लायर बैंक तक लेके नहीं पहुंचा, इसका मतलब है ये कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ? अनप्रेजेंटेड का मतलब नॉट प्रेजेंटेड एट द काउंटर ऑफ द बैंक। तो हमारे पास तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन बैंक में वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो जो चीज़ जहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई वहाँ उसको रिकॉर्ड करना है। ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई? बैंक में। तो हमने उसको बैंक में रिकॉर्ड करना है। और क्या करना है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एनी स्पॉट इन द फ्यूचर, वो कभी भी जाके सप्लायर आपका बैंक से पेमेंट निकाल लेगा। ये पैसे बैंक में से जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं, यानी विड्रॉ होने वाले हैं। विड्रॉ का मतलब क्या हुआ? हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है, हमने इसको क्या करना है? हमने इसको बैंक में से भी माइनस कर लेना है। अभी से माइनस कर देते हैं ताकि हमारा हिसाब, यानी इक्वेशन के एक तरफ जो काम हुआ है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ भी वही काम होना चाहिए। ठीक है। तो हम नोटिंग करते जा रहे हैं कि किस आइटम को हमें बैंक में या कैश में प्लस करना है या माइनस करना है। तीसरी चीज़ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर नॉट शोन इन द कैश बुक 10,000। अब आप जज करें, रिकन्सिलिएशन का उसूल ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ जहाँ अनरिकॉर्डेड है या रॉन्गली रिकॉर्डेड है वहाँ आपने इसको रिकॉर्ड करना है। इसके वर्डिंग से आप जज करें कि ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्डेड है और कहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है। क्वेश्चन खुद ही आपको बता रहा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। डिपॉजिट कहाँ होता है? बैंक में अमाउंट होता है। बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया, ठीक है, लेकिन वो अमाउंट कैश बुक में शो नहीं हो रहा। आपके कस्टमर ने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी ये 10,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, प्लस हो गए। डिपॉजिट का मतलब पैसे आ रहे हैं, प्लस हो गए, लेकिन ये कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ? एग्जैक्टली ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हम इसको कैश बुक के अंदर जब रिकॉर्ड करेंगे, पैसे हमारे पास आ रहे हैं, हम इसको कैश बुक के रिसिप्ट साइड पे यानी प्लस कर लेंगे अपने पास। तो इस आइटम को क्या होना चाहिए? प्लस ही होना चाहिए। बाउंस चेक, अगला आइटम है 4th नंबर पे, बाउंस चेक रिटर्न बाय द बैंक। बाउंस चेक या रिटर्न चेक बाय द बैंक, इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बाउंस चेक का मतलब होता है कि जब बैंक किसी चेक की पेमेंट से इनकार कर दे, और ये उस सूरत में होता है जब आपका कस्टमर आपको चेक दे,
आप उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करें। डिपॉजिट करने के बाद कस्टमर का बैंक उसकी पेमेंट से इनकार कर देगा, ये पैसे आपके अकाउंट में आने वाले नहीं हैं। किसी भी वजह से कस्टमर के अकाउंट में मुमकिन है कि पैसे ना हो, सिग्नेचर का डिफरेंस हो, डेट्स का डिफरेंस हो, ओवर राइटिंग हो विदाउट सिग्नेचर, कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से बैंक उस चेक की अदायगी से इनकार कर सकता है। अब आप ज़रा इसको सोचिए, जब आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने कैश बुक में कहाँ लिखा होगा, रिसिप्ट साइड पे लिखा होगा। इसको रिसिप्ट साइड पे मतलब क्या हुआ, पैसे आ रहे हैं। कितने पैसे आपको मिले हैं, 3500 ये आपको मिले, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुई जी, ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई। कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई, ये बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई और बैंक में रिकॉर्ड होगी भी नहीं, इसलिए कि चेक बोगस है, चेक रिटर्न हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने प्लस कर लिया तो हम बैंक में अंदर भी प्लस कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। हमने ये अमाउंट जो जैसे ही चेक रिसीव होता है उसको रिकॉर्ड कर लेते। अब हम ये देख रहे हैं कि चेक बाउंस हो गया, तो इस अमाउंट को हम रिवर्स करेंगे अपने पास, क्योंकि ये पैसे बैंक में आने वाले नहीं हैं। अगर बैंक में आने वाले होते तो हम उसको बैंक में प्लस कर देते, क्योंकि बैंक ने वो चेक वापस कर दिया, तो हम इस अमाउंट को भी रिवर्स करेंगे। जब रिवर्स करेंगे, जितना अमाउंट हमने रिसिप्ट साइड पे शो किया होगा उतना ही अमाउंट हम पेमेंट साइड पे शो करके इस अमाउंट को नलीफाई कर देंगे, इसका इम्पैक्ट क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। यानी प्लस का 3500 हो चुका था, अब हम माइनस का 3500 करेंगे तो ये चेक आपके रिकॉर्ड से निकल जाएगा। फिर बाद में आप जाके कस्टमर से क्लेम करेंगे, उससे नया चेक मांगेंगे या कैश मांगेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल हमें करना क्या है, अपने कैश बुक में से इस अमाउंट को रिवर्स कर देना है। नंबर 5, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय द बैंक बट नॉट शोन इन द कैश बुक 500। आपके पूरे मंथ के सर्विस चार्जेस जो बने हैं वो है 500 रुपीज़। और ये बात आपको मैंने बताई थी कि बैंक अपने सर्विस चार्जेस डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा, वो अलग से बिल बना के प्रेजेंट नहीं करेगा आपके सामने। तो वो 500 रुपीज़ आपके बैंक बैलेंस में से डिडक्ट हो गए, कट गए। कहाँ रिकॉर्ड हो गए, बैंक ने 500 रुपीज़ आपके पास से डिडक्ट कर दिए, माइनस कर दिए। अभी कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ, जाहिर सी बात है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं आएगी आपको बैंक सर्विस चार्जेस का पता नहीं चलेगा। अब बैंक स्टेटमेंट जब आपको रिसीव हो गई है और आपके अकाउंट में से 500 उन्होंने विड्रॉल साइड पे रिकॉर्ड कर लिए, तो आप उसी 500 को अपने पास पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट का मतलब क्या, वो माइनस करेंगे उसको अपने पास से, बैंक सर्विस चार्जेस के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। अगली चीज़, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय द बैंक नॉट शोन इन द कैश बुक 1500। अच्छा, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में अगेन आपको बताई थी कि बैंक को हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में बैंक हमारा एसेट होता है और हम बैंक के कस्टमर, हम बैंक की लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताई थी बैंकिंग लैंग्वेज के अंदर डेबिट क्रेडिट का मतलब, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट को अपने ऊपर एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो जब भी हमारे अकाउंट को इंक्रीज़ करेगा, हम अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, तो वो उसको क्रेडिट करेगा। हमारे लिए वो चीज़ क्या है, बैंक हमारा एसेट है, जब हम उसको इंक्रीज़ करेंगे तो अपने पास डेबिट करेंगे। तो बैंकिंग की लैंग्वेज में क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में उन्होंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, प्लस किया है उन्होंने आपके अकाउंट में 1500। ये क्या है, ये बैंक प्रॉफिट है, यानी आपने बैंक के पास सेविंग अकाउंट खुलवाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट खुलवाया होगा, और जितना आपका प्रॉफिट शेयर बना फॉर द मंथ दैट इज़ 1500, जो बैंक ने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। बैंक ने आपके अकाउंट में 1500 रुपीज़ डाल दिए, ठीक है, प्लस कर दिए, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि आपने ये अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड नहीं किए, 1500 हमने कहाँ रिकॉर्ड नहीं की, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। तो हम क्या करेंगे, इसको कैश बुक में प्लस करेंगे। अच्छा, इससे ऊपर वाली जो चीज़ थी बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक ने हम पैसे काट लिए, हमने भी क्या करना है अपने पास से उसको माइनस करना। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी जजमेंट की है कि किस आइटम को बैंक में रिकॉर्ड किया गया था, कैश बुक में नहीं थी वो चीज़, या कैश बुक में रिकॉर्ड थी बैंक में नहीं थी वो चीज़। तो हमने डिसाइड कर लिया कि जो जो चीज़ें बैंक में रिकॉर्ड नहीं थी हमने उसको प्लस बी या माइनस बी फॉर बैंक, बैंक में प्लस कर लिया या बैंक में माइनस कर लिया। और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद थी, कैश बुक में नहीं थी, तो हमने अकॉर्डिंगली उनको कैश बुक में प्लस या कैश बुक में माइनस कर लिया। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम इसका बैलेंस इक्वल लेकर आएंगे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो प्रेजेंटेशन के तरीके, मुख्तलिफ तरीके हैं प्रेजेंटेशन के,
इंशाल्लाह ग्रेजुअली मैं आपको सारे प्रेजेंटेशन के तरीके बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर सिंपलिसिटी के मकसद से हम यूँ करते हैं कि मेरी आदत है मैं 4 चीज़ें लेकर चलता हूँ। ऐड टू कैश बुक, लेस टू कैश बुक, ऐड टू बैंक स्टेटमेंट, लेस टू बैंक स्टेटमेंट। तो मैं उसकी 4 हेडिंग बना करके और उसमें अमाउंट लिख देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, कंपनी का नाम, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और जिस डेट को हम बनाते हैं, हम लेके चल रहे हैं 30 अप्रैल 2019, वो लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना करके उसके बाद कैश बुक का कॉलम बनेगा और बैंक स्टेटमेंट का कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले आपने इसमें बैलेंसेस लिखने होंगे। बैलेंसेस मतलब जो क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिए गए, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस है 55,000। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वो है 70,000। ये अमाउंट आपने यहाँ पे लिख दी। अब मेरा जो तरीका होता है कि मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ सबसे पहले, प्लस सी। प्लस सी मतलब वो चीज़ें मैं एक साथ इकट्ठी करके लिख दूंगा जो मुझे कैश बुक में ऐड करनी है। वैसे तो अगर आप चाहें तो जिस तरह क्वेश्चन में नंबरिंग की गई है, आप नंबर वाइज भी प्लस सी माइनस सी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो मैंने एक हेडिंग दे दी, ऐड टू कैश बुक। ऐड टू कैश बुक मतलब कि वो तमाम चीज़ें जो उसको मैंने कैश बुक में प्लस करना है, वो कितनी चीज़ें, डेट वाइज सीक्वेंस से चलते हैं। कैश बुक प्लस सी क्या है हमारे पास, 10,000 है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल के लिख देता हूँ। नंबर 3 पे मेरे पास एक ट्रांजेक्शन थी जिसका नाम था बैंक गायरो क्रेडिट भी कहते हैं उसको, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दी। कितनी अमाउंट है, 10,000। तो मैंने उसको यहाँ पे मेन कॉलम में कैश बुक में लिख दिया। और कोई प्लस सी मुझे मिला, यस। नंबर 6 प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय द बैंक 1,500। नंबर 6 पे बैंक ने मुझे प्रॉफिट दिया जिसका अमाउंट है 1,500। उसके बाद कोई प्लस सी मुझे नज़र इसमें नहीं आया। प्लस सी माइनस सी। अब मैं लेस टू कैश बुक की यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ कि वो चीज़ें जो मुझे कैश बुक से माइनस करनी है। सबसे पहले बाउंस चेक नंबर 4 पे मुझे मिला जो माइनस सी हो रहा है। NSF चेक, बाउंस चेक, रिटर्न अनपेड। बाउंस चेक है 3,500 का, तो मैं इसको यहाँ पे अपनी कैश बुक में से माइनस कर देता। और माइनस सी है, एक और माइनस सी है बैंक डिडक्टेड सर्विस चार्जेस नंबर 5 पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक सर्विस चार्जेस। इसका अमाउंट है 500। मैंने उसको ब्रैकेट में माइनस के तौर पे लिख दिया। प्लस सी हो गया, माइनस सी हो गया। अब बारी है प्लस बी, बैंक स्टेटमेंट में ऐड होने वाली अमाउंट की, यानी ऐड टू बैंक स्टेटमेंट। ऐसी कितनी अमाउंट्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में प्लस होंगी, ढूंढिए। नंबर 1 अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर चेक जिसकी अमाउंट है 24,500 में बैंक के कॉलम में गया और मैंने उसको वहाँ पे प्लस कर दिया। और लिस्ट में मुझे कोई प्लस बी का आइटम नज़र नहीं आ रहा। प्लस बी के बाद अगली बारी है माइनस बी, यानी लेस टू बैंक स्टेटमेंट। ये मैंने हेडिंग दे दी। और माइनस बी नंबर 2 पे है अनप्रेजेंटेड चेक, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया अनप्रेजेंटेड चेक जिसका अमाउंट है 32,000 रुपीज़ का अमाउंट मैंने यहाँ पे माइनस में कर दिया। इस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे पास 6 आइटम्स थे, वो 6 के 6 आइटम्स 1 2 3 4 5 6 या तो कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐड हो गए हैं। अब फाइनली हम इस अमाउंट का टोटल निकालेंगे, तो वो टोटल टैली होना चाहिए और उस टोटल को हम कहते हैं एडजस्टेड बैलेंस एज ऑन अप्रैल 30 2019। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे 70 और 24 94 500 94 में से 32 गए तो ये बने 62,500। इसी तरह 55 and 65 65 66
66,500 66,500 में से 4,000 गए तो ये भी आपका अमाउंट सेम आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जिसमें कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का जो डिफरेंट बैलेंस दिया हुआ था उसको हमने रिकंसाइल करके टैली कर दिया, इक्वलाइज कर दिया। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस काम के करने के बाद हमें इस याद रखिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट, एक डिटेल है। अभी हमने इस डिटेल को अपने अकाउंटिंग बुक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया। अब यहाँ से जब इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे? उसके लिए हमें जर्नल्स में जाके, जर्नल में जाके उन आइटम को अपने पास रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो कैश बुक में प्लस या माइनस हो रही हैं। तो अब हम बनाएंगे इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज। जी, तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि हमारा स्टेटमेंट का बैलेंस बराबर आ चुका है। अब हमें इसकी एंट्री बनानी है। एडजस्टिंग एंट्रीज के थ्रू हम उन चीज़ों को अपने रिकॉर्ड में लेकर आएंगे जो हमारी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं थी। ये बात याद रखिएगा कि हमें सिर्फ कैश बुक में प्लस या माइनस होने वाले आइटम को अपने जर्नल में शो करना, एंट्रीज के अंदर शो करना है, एक बात। दूसरी बात, प्लस सी और माइनस सी को क्यों शो करते हैं, इसकी वजह, कंसेप्ट अगर आप फॉलो करेंगे, किसी चीज़ को प्लस सी करने का मतलब ये था कि वो अमाउंट हमारे बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी थी, हमने अपने रिकॉर्ड में उसको शामिल नहीं किया था। अब हम जब उसको अपने रिकॉर्ड में शामिल करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। या किसी चीज़ को माइनस सी करने का मतलब या कंसेप्ट ये था कि वो चीज़ हमारे बैंक में से माइनस हो चुकी है, डिडक्ट हो चुकी है या विड्रॉ हो चुकी है, हमने उसको अपनी कैश बुक के पेमेंट साइड पे लेना है, यानी अपने पास से उसको माइनस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम है उसको एडजस्ट करना है, उसको या तो इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है। तो ये जो काम होगा इसको हम एडजस्टिंग एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज का एक बड़ा सिंपल सा रूल याद रखिएगा कि जब भी आपके कैश बुक में एक चीज़ प्लस हो रही है, एक अमाउंट प्लस हो रहा है, तो कंसेप्ट क्या है कि वो चीज़ हमारे बैंक में डिपॉजिट हो चुकी थी, हमने अपने रिकॉर्ड में उसको नहीं लिया था। अब अपने ऊपर इसको कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एक अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है, जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो आप क्या एंट्री करोगे? आप बैंक को डेबिट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। आपके कस्टमर ने अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, आपके बैंक में पैसे जमा हो गए। आप जनरल में इसकी क्या एंट्री बनाओगे? बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक को डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। तो प्लस सी का मतलब क्या हुआ? बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ से प्रॉपर टाइटल ऑफ अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल होता है, हम बैंक को डेबिट करेंगे 10,000 से और इस चीज़ यानी अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 से। इसी तरह एक अमाउंट और है 1500 प्लस हो रहा है हमारे पास। प्लस का मतलब ये हुआ कि हमारे बैंक में अमाउंट जमा हो गई है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो क्या एंट्री करेंगे जर्नल में? बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो प्लस सी का मतलब क्या हुआ? बैंक को हम डेबिट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट इनकम को हम क्रेडिट करेंगे, बैंक प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट इनकम के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद माइनस सी हो रहा है, कुछ अमाउंट आपके कैश बुक से माइनस हो रही है। माइनस होने का मतलब ये है कि बैंक ने आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दी है, बैंक ने आपके अकाउंट से अमाउंट विथड्रॉ कर लिया है। ठीक है, बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो गया। अब आप क्या करोगे? जनरल में जब बैंक आपका एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे। तो कोई भी चीज़ हमारे पास से माइनस हो, उसका मतलब बैंक तो हो जाएगा क्रेडिट। अकॉर्डिंगली ये चीज़ क्या है? यहाँ से हमें प्रॉपर टाइटल ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अगर बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, हमारे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? बाउंस चेक। बाउंस चेक का ताल्लुक किससे था? अगर आप इसको ज़रा रिकॉल करें, बाउंस चेक वो चेक था, कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमने अपने पास रिकॉर्ड किया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, वो चेक वहाँ से रिटर्न होकर वापस आ गया। जब हमें कस्टमर ने पेमेंट की थी चेक के ज़रिए, तो हमने क्या एंट्री बनाई थी? बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, अब हम वो पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आएंगे तो हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे।
यानी बैंक में से पैसे को निकाल देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे और कस्टमर्स को दोबारा इंटीमेट करेंगे कि आप हमें पैसे देंगे, यानी हमारा अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो जाएगा और बैंक डिक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काटे हैं, बैंक डिक्रीज़ हुआ है तो बैंक को आप क्रेडिट करोगे और उसके अकॉर्डिंगली डेबिट क्या करोगे, बैंक चार्जेस या बैंक सर्विस चार्जेस। तो यहाँ पे 4 हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज बनेंगी। 2 आइटम्स प्लस हो रहे हैं उनकी एंट्री और 2 आइटम्स माइनस हो रहे हैं इनकी एंट्री। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, अच्छा ये एंट्रीज आप बनाएंगे जर्नल में और टेक्निकली ये है एडजस्टिंग एंट्रीज। ये बनेंगी अप्रैल 30 जो आपका एंड ऑफ द मंथ है जी। सबसे पहले 10,000 रुपीज़ प्लस हो रहा है। प्लस का मतलब मैंने क्या बताया कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक को हम डेबिट कर देंगे और अकॉर्डिंगली क्रेडिट क्या होगा, कस्टमर के अकाउंट को हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से। बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट क्या लेंगे, 10,000 तो रिकॉर्ड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। सेकेंड नंबर पे 1500 का अमाउंट प्लस हो रहा है, दैट इज बैंक प्रॉफिट। बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इनकम, बैंक इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। अकॉर्डिंगली क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट इनकम को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट इज 1,500। क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड बैंक प्रॉफिट या इंटरेस्ट इनकम, एक ही बात है। नंबर 4, अब 3,500 माइनस हो रहे हैं। माइनस होने का मतलब एक अमाउंट हमारे बैंक से निकल गई तो हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैंक क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, बाउंस चेक। बाउंस चेक कोई टाइटल ऑफ अकाउंट नहीं है, बाउंस चेक का ताल्लुक कस्टमर से होता है, तो वो अमाउंट हम कस्टमर से दोबारा डिमांड करेंगे तो हम डेबिट किसको करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को करेंगे। तो हमारी यहाँ तीसरी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट 1,500 से तो रिकॉर्ड बाउंस चेक या रिटर्न चेक। उसके बाद आखिरी चीज़ हमारे पास है 500 से अमाउंट माइनस हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक को हम क्रेडिट करेंगे और बैंक सर्विस चार्जेस के लिए जो टाइटल ऑफ अकाउंट हम यूज़ करते हैं उसको हम बैंक चार्जेस कहते हैं। तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और बैंक चार्जेस आपके डेबिट हो जाएंगे। तो ये आपकी चौथी और आखिरी एंट्री है, बैंक चार्जेस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट 500 रुपीज़ टू रिकॉर्ड बैंक चार्जेस। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया, उसकी हमने पूरी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई, उसके जो डिफरेंट बैलेंसेस थे उसको हमने टैली किया आपस में। ये आपके क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी और उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें कैश बुक में प्लस या माइनस हो रही थी उनको अपने रिकॉर्ड का लेजर का हिस्सा भी बनाएंगे, उसके लिए हमने उसकी एडजस्टिंग एंट्री भी बना दी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इसके प्रेजेंटेशन, इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स भी बताऊंगा। आप अपने स्टूडेंट, अपने दीगर क्लास फेलोज़ को भी बताइए इस चैनल के बारे में, इसको सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।